हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एटोल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक बात करेगा ज्योतिबा फुले के बारे में, दूसरी बात करेगा यूनिवर्सिटीज एक्ट के बारे में और तीसरी बात करेगा बीजिंग रिपोर्ट के बारे में। इन तीनों में अलग अलग टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले एक कांस्टेंट गार्डनर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, पेपर 1 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिन्होंने कास्ट इक्वालिटी और सोशल रिवॉल्यूशन में एक बड़ा रोल निभाया। एक माली कास्ट में, जो कास्ट प्राइमरली गार्डनिंग का काम किया करती थी, और 1848 में फुले को इनवाइट किया जाता है एक शादी में, और वहीं से चीजें हमेशा के लिए बदल जाती है क्योंकि वहां पर वो फेस करते हैं बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। वो शादी एक ब्राह्मण दोस्त की होती है। वहां पर उनके परिवार वाले इनको नीची जाति का बता के इनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं, इनको इंसल्ट करते हैं, और वहीं से फुले निकल जाते हैं और शुरू करते हैं कि भाई सिस्टम के खिलाफ वो लड़ेंगे, कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ वो लड़ेंगे। और उसमें एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो एक गर्ल्स स्कूल है अहमदनगर, जो एक मिशनरी सिंथिया फरार रन करे थे, वहां विजिट करते हैं और वहां उनको पढ़ने को मिलती है थॉमस पेन की एज ऑफ रीजन। अब एज ऑफ रीजन एक ऐसी किताब है जहां पर थॉमस पेन ने क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म किया, क्रिश्चियनिटी की जो ऑर्थोडॉक्सी है, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स है, उसका विरोध किया उन्होंने। एज ऑफ रीजन पढ़ने के बाद ये रियलाइज करते हैं ज्योतिबा फुले कि सेम स्ट्रक्चर इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, और वो हिंदुइज्म की इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। और उसी साल वो और उनकी वाइफ सावित्री बाई एक पहला स्कूल खोलती हैं गर्ल्स के लिए। उस समय फुली केवल 21 साल के थे, और उसके बाद लगातार ये 18 से ज़्यादा स्कूलें खोलते हैं, जिनमें नाइट स्कूल्स को भी वो खोलते हैं 1855 में पुणे में, जिसमें कि जो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो दिन भर बिजी रहते हैं, वो रात को आके पढ़ सके। और इससे एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है उत्थान के प्रति। अपने अंतिम सालों में भी फुले ने काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी का विरोध किया, और कई बार वो उस चक्कर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी काम करते दिखाई दिए, जहां वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना चाहते थे जिसके तहत अनटचेबिलिटी को बाहर से हटाया जा सके, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके, जिसको जो नेशनलिस्ट ग्रुप है वो कुछ इस तरह देखता था कि क्या ये अंग्रेजों के साथ खड़े हो रखे हैं, क्योंकि अंग्रेज जो जाने से पहले अपना सिस्टम हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, क्या ज्योतिबा फुले उनके साथ मिल चुके हैं। ऐसी भावनाएं भी हुई कुछ लोगों के अंदर। लेकिन जो मेन मिशन और गोल रहा ज्योतिबा फुले का, वो पूरा का पूरा फोकस करता रहा कि किस प्रकार से भारत में जो कास्ट हायरार्की है उसको तोड़ा जा सके। लगातार उन्होंने जो अपने विरोधी भी हैं उनको भी मदद करने में वो पीछे नहीं हटे। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक की बात करें या गोपाल गणेश आगरकर की बात करें, जब वो मुंबई की डोंगरी जेल में थे, तो उनकी भी मदद के लिए वो आगे आए, उनकी रिहाई के लिए। उन्होंने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की 1873 में, जो एक मेजर मूवमेंट इंडिया में लीड करती है, जिसने अपर कास्ट डोमिनेशन से हटकर रिफॉर्म की बात करी। और इन्होंने ये भी बोला कि ऑलरेडी जो रिफॉर्मेशन की बातें हो रही हैं, वहाँ जो अलग ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करें, प्रार्थना समाज की बात करें, ये सभी अपर कास्ट डोमिनेटेड हैं। तो उसके मुकाबले में एक अलग मूवमेंट स्टार्ट की गई, सत्यशोधक समाज, और रेवोल्यूशन को एक व्हीकल की तरह देखा गया। बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स ने 1857 में सिपाही म्यूटनी को जहां डेडली नेशनल रिबेलियन कहा, फुले हालांकि इस विषय में कंप्लीटली एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे ये कुछ सिस्टम नहीं है। जो विद्रोह हुआ एक तरह से दोबारा पेशवा रूल की तरफ देश को ले जाना चाहता था, जो कि एक रूढ़िवादी सोच थी जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी था। तो वो अपने सोशल रेवोल्यूशन को नेशनल फ्रीडम से थोड़े अलग आयाम के साथ देखते थे। अपर कास्ट हिंदू जैसे दलित्स को हमेशा से डिग्रेडेशन की फेज में रखना चाहते हैं, ये इनका व्यू था। और इसीलिए 1857 के रिवोल्ट की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, तो ये उसका विरोध करते थे कि भाई वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि वो इन रियल टर्म नेशन की नहीं बल्कि कुछ कास्ट के सपोर्ट में थी। गुलामगिरी में वो लिखते हैं कि कैसे जो सिस्टम ऑफ स्लेवरी है कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ ब्राह्मण्स, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको इन्फीरियर समझते हैं और बिल्कुल एक स्लेव की तरह सोशल स्ट्रक्चर में रखना चाहते हैं। एक रिजिड ब्राह्मण डोमिनेंसी है, उसको तोड़ने की जरूरत है। उनका कहना है पेशवा के समय में भी एक यही रियलिटी हुआ करती थी, इसलिए इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और भारत सदियों से इस क्रूरता के अंदर जीता जा रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। और केवल एक स्लेव समझ सकता है कि स्लेव होना क्या होता है, इसलिए उसको स्लेवरी से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसीलिए जैसे ब्लैक्स को स्लेव बनाकर बेचा खरीदा जाता था, उसी प्रकार से शूद्रास को, अति शूद्रास को एक तरह से दास बना के रखा जाता है भट्ट और ब्राह्मण्स के द्वारा। ये उनका कहना है गुलामगिरी में। तो उसी के खिलाफ उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, इसके खिलाफ एक बहुत तेज आवाज उठाई। फुले इस बात को भी समझते कि जब तक इकोनॉमिक पावर नहीं बढ़ेगी किसी गरीब के पास, लोअर कास्ट के लोगों के पास, तब तक वो इस सोशल इम्बैलेंस को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो गांव में जब तक उस स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में, गरीबी में कास्ट सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा,
देखा उन्होंने कि जो छोटी सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग हैं उन्हें गाय रखने या अपने खेतों का ध्यान रखने के लिए रखा जाता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गरीबी में रखते रहते थे, जबकि जो कल्टीवेटर क्लास थी, जिनकी ज़मीनें थी, वो अमीर हुआ करते थे। इसलिए स्कूल के बढ़ने से एजुकेशन बढ़ी। एजुकेशन में उन्होंने स्कॉलरशिप, एनुअल प्राइजेस की बात करी ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और जब वो स्कूल आएंगे तो वो सीखेंगे। जब वो सीखेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, अपनी समानता के बारे में पता लगेगा, और इस जानकारी के बाद चीज़ें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। और इसीलिए उनका कहना था कि प्राइमरी एजुकेशन हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मासेस तक पहुंचनी चाहिए, और एक कंपलसरी होनी चाहिए 12 साल तक कम से कम, ताकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट सबके पास हो। उन्होंने अपनी जब सत्सार लिखी, एसेंस ऑफ ट्रूथ, सत्य का सार एक तरह से कह सकें इसको, उसमें उन्होंने कहा है कि कैसे पंडिता रामाबाई जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, तो उसको डिफेंड उन्होंने किया था कि भाई क्यों ना कोई व्यक्ति कन्वर्ट करे, अगर एक ब्राह्मण और शूद्र के बीच में जो भेदभाव है वो बना रहे। तो ये पहला ऐसा नॉन क्रिश्चियन डिफेंस है, किसी नॉन क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के बाद इकलौता नॉन क्रिश्चियन डिफेंस, किसी नॉन क्रिश्चियन ने डिफेंड किया उस कन्वर्जन को, जहां वो लिखते हैं कि कैसे जो सिस्टम है भारत का, या भारतीय जो जाति व्यवस्था है, हिंदू में जाति व्यवस्था है, उसमें कैसे ब्राह्मण और शूद्र के एक डायलॉग के थ्रू वो दर्शाते हैं कि क्यों ना कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को अपनाए, जो उनको उनके लिए बेहतर लगे, क्योंकि वो अपने लिए धर्म चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो उनका कहना है कि कैसे जो हिंदुइज्म में ब्राह्मणिज्म को स्ट्रांग बनाया गया है, उसका जो प्रभाव है, उससे कैसे कुछ जाति और कुछ वर्ग के लोग कभी आज़ाद हो ही नहीं पाते उनकी डोमिनेशन से। तो कैसा धर्म है जहाँ बराबरी की बात नहीं हो। उसी प्रकार उन्होंने शेटकारे नीचे अशुद्ध, फार्मर्स वेब की बात करी, जहाँ उन्होंने बोला है कि किस तरह ज़रूरी है कि इवन एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। कई इनके आइडियाज़ हैं जो सेकुलर अल्टरनेटिव बताते हैं, कि अगर आप क्लाउस सॉर्टर की बात करते हैं, तो ये उसका एक अलग विकल्प देते हैं। यानी जहाँ पर धार्मिकता फँस जाती है, जहाँ धार्मिकता पर विवाद होता है, वहाँ पर वो बोलता है कि हमें एक सेकुलर अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। जैसे काउ स्लॉटर, गो हत्या की जब बात आती है, तो यहाँ उन्होंने कहा जाता है कि हमें इसके ऊपर फोकस करने के बजाय क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, ताकि सभी किसान शिक्षित हो सके, मैच्योर हो सके, वो बेहतर मशीन्स का इस्तेमाल कर सकें। जैसे फुले ने इसका डिफेंस कुछ इस तरह दिया कि काउ स्लॉटर की बात जब आती है, तो इन्होंने कहा सरकार को ये करना चाहिए कि सभी किसानों को शिक्षित करे कि गाँव में, खेतों में गायों का और बैलों का क्या काम होता है। उनका कहना है कि अगर जितने यूरोपियन फार्मर्स हैं, जो भारत में हैं, जितने मुसलमान भारत में हैं, वो अगर काउ स्लॉटर करेंगे तो काऊ की कमी हो जाएगी, और फिर गाय होंगी नहीं, जो कैटल होगा नहीं, तो खेती कैसे की जाएगी? जब तक हमारे पास मशीनें नहीं है, तब तक हम कैसे गाँव गायों को और भैंसों को मरने दे सकते हैं? तो उनका कहना था कि गाय और गो हत्या के बजाय उस समय किस जो मुसलमान है या जो यूरोपियन है फार्मर्स, उनको काउ स्लॉटर करने के बजाय गोट या शीप को ही मारना चाहिए, या फिर वो इंपोर्ट करके कैटल को मारे, ताकि किसान को नुकसान ना हो और गवर्नमेंट को भी फायदा हो। तो वो इसका एक सेक्युलर अल्टरनेटिव था। इन्होंने रिलीजन का सहारा ना लेके, बल्कि एक लॉजिकल इकोनॉमिक सेंस देके बताया कि भाई क्यों क्लाउ स्लॉटर के विरोध में वो थे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा था छोटे डैम और बन जो बनते हैं वैसे बनने चाहिए, ताकि पानी जमीन में सिप सके और बाद में नदियों में मिल सके, जिससे जमीन भी उर्वरक हो जाए, नदियों में पानी भी बना रहे, ऊपर नीचे में लोग काम कर पाए, लेबर को उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए हर दिन की। गवर्नमेंट की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर 2 लाख सिपाही होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। किसानों सरकारों को किसानों के लिए जो कल्याणकारी नीतियां हैं वो फॉलो करनी चाहिए। फार्मर्स को सिल्ट कलेक्ट करने का, रिवर और लेक से निकालने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वो अपने काव पैस्चर चला सकें। जो जमीन जंगल जिसके हैं वो उसके पास रहे। जमीनों से, जंगलों से लकड़ी काटकर अगर जंगल विभाग उसको प्रोडक्शन के लिए बेच रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो उसका विरोध भी फुले ने लगातार किया है। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो वो एक कंप्लीट अलग अलग सेक्टर के बारे में बात करते हैं, अलग अलग विभागों के बारे में बात करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप उनकी रही है रिलीजन और भगवान के मामले में। अपने शुरुआती सालों में उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्त को क्रेडिट दिया कि उन्होंने उनको ब्राह्मणिकल फेथ के बारे में बताया कि भाई कैसे जो हिंदुइज्म में है उसमें ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है। लेटर वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ इन्वॉल्व रहे। उन्होंने उनको हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का एक क्रिटिक प्रोवाइड किया कि कैसे सिस्टम हिंदुइज्म का गलत है, क्या दिक्कतें इसके अंदर आ रही हैं। फुले ने एक किताब भी लिखी, मानव मोहम्मद, मोहम्मद द मैन, जिसमें वो जो मोहम्मद हैं उनके बारे में बात करते हैं, कैसे उन्होंने कई अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अंधविश्वास से बाहर निकाला और उस समय जो कट्टरपंथ था वहां से बाहर निकाला। फुले पेंस की जो रीजन से भी इंस्पायर हुए, जो उनके बाद के समय में उनको और ज़्यादा इंस्पायर कर सका, जहाँ वो ह्यूमनिस्टिक फेथ के ऊपर डिपेंड होने लग गए। इसके अलावा इतना ही नहीं, उन्होंने जब सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखी तो वहां पे उन्होंने बात की कैसे उनके बिलीव्स और रैशनलिस्ट होते चले गए, सत्य पे आधारित होते चले गए।
तो हमेशा से वो किसी एक स्क्रिप्चर के सपोर्टर भी नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा रैशनल तरीके से चीज़ों को देखते रहे। तो उनका मानना था कि कोई भी रिलीजियस और रेवलेटरी बुक्स जो है, जो इंसान ने लिखी है, उस किसी एक में ही सारा सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उस किताब के पैसेजेस को अलग-अलग तरीकों के द्वारा अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है और उसके थ्रू डॉगमेटिज्म प्रमोट किया जा सकता है। इसीलिए जो भी धर्म या रिलीजन किसी एक किताब को फाइनल काम मानते हैं, अंतिम मानते हैं, भाई यही सर्वत्र है, उसमें भी दिक्कतें हो जाएँगी, उसमें भी अलग-अलग सेक्ट बन जाएँगे, सेक्टेरियनिज़्म बढ़ जाएगा और एक-दूसरे से नफ़रतें बढ़ जाएँगी, जो हमें होते हुए दिख भी रहा है हर समाज में। तो इन्होंने कहा था सेक्टेरियनिज़्म को, सुप्रीमेसिज़्म को हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और अगर हम इस सोलर सिस्टम को देखें तो सभी जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, हम जिस पर हैं, वो सब एक क्रिएटर द्वारा बनाई गई हैं। तो क्यों अलग-अलग देशों में, अलग-अलग राज्यों में जो लोग रहते हैं, एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं? क्यों हम रिलीजन के नाम पर हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं? इतनी महान नदियाँ हैं, क्या वो सारी की सारी जगह समंदर से नहीं मिलती? तो क्या एक ही नदी पवित्र हुई या बाकी नदियाँ पवित्र नहीं हुई? क्या केवल जो पवित्र नदी है, क्या वो चाहे हम एक डॉग की बात करें या उसके एक्सक्रीटा की बात करें, वो भी तो अपने साथ लेके जाती है, तो क्या वो पवित्र नहीं हुई? पवित्र हुई। तो हर एक चीज़ की, इंसान की भी एक पवित्रता है जो इन्नेट है, फंडामेंटल है, जो नहीं बदली जा सकती। हर एक व्यक्ति इस प्लैनेट का, उसके पास सेम फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। तो उनमें से कुछ लोगों को ही आप कैसे कह सकते हो यही सेक्रेड है, यही पवित्र है? सभी पवित्र हैं। जब सभी एक साथ पैदा हुए, सभी एक साथ मरेंगे, एक जैसे पैदा हुए, एक साथ मरेंगे, एक तरह की क्वालिटी सब में है, तो सब में क्या अंतर है? तो उन्होंने पॉलीगैमी का भी विरोध किया कि भाई कोई व्यक्ति 2-3 शादियाँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि भाई अगर आप पॉलीगैमी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ एक व्यक्ति, एक पुरुष एक से अधिक शादियाँ कर सकता है, तो क्या एक महिला एक से अधिक शादियाँ करे? ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि इस तरह के सिस्टम से एक हैरम क्रिएट होता है। कुछ लोग कई सारी शादियाँ कर लेते हैं और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर को भी वो यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो गलत तर्क है, तो उसका भी विरोध उन्होंने किया। ठीक। तो ये फुले का, अगर आप इस आर्टिकल को देखें, तो ये पूरे मानव सभ्यता के बारे में, अलग-अलग रीजन के बारे में, सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। ये भी बताते हैं रीडर को कि कास्ट इंसान के द्वारा इन्वेंट किया गया एक सिस्टम है। क्या जानवरों में, पक्षियों में ऐसा कुछ है? आखिर कैसे 2 पैरों से चलने वाला इंसान 4 पैरों वाले चलने वाले आदमी से अलग है, अब उसमें आपने कैसे डिवीज़न कर दिया? ये कहा जाता है कि आर्य ब्राह्मण ने ही 4 कास्ट बनाए। तो क्या उन्होंने वो जानवरों के लिए नहीं बनाए, इंसानों के लिए क्यों बनाए? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन-सा ब्राह्मण है बकरियों में, गधों में, कौवों में? वो नहीं बता सकते क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। तो उस तरह से अगर आप ज्योतिबा फुले की रीडिंग को देखो, उनकी समझ को देखो, तो वो बहुत ही रैशनलिस्ट तरीके से हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक रैशनलिस्ट आर्गुमेंट देते हैं और उस आर्गुमेंट से आज भी कई लोग इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। तो उन्होंने अलग-अलग एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया, अलग-अलग रिलिजन के, उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, सोसाइटी का आइडिया प्रोवाइड किया, ऑर्थोडॉक्सी को तोड़ने के तरीके बताए। तो ये होगी ज्योतिबा फुले की कहानी, बहुत ब्रीफ में। इस आर्टिकल में पूरे एक लाइफ साइकिल उनकी बताई, उनका क्रिटिसिज्म बताया या उनका सपोर्ट बताया, किस-किस चीज़ों को उन्होंने किया, ताकि हमें इसके बारे में एक ओवरआर्चिंग आउटलुक मिल पाए। कैसे उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन को पुश किया, उसके बारे में बताया गया। अगला आर्टिकल बात करता है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कैसे हमें यूनिवर्सिटीज़ को शेप करने की ज़रूरत है। पेपर 2 के लिहाज से एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। यहाँ बात की गई है कि कैसे भारत को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए जो फ्यूचर के ऊपर फोकस कर सके। जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो बात करता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज़ करने के लिए, और उस रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब पहली बात, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है? इसका मतलब ये है कि कोई एक साइंस पढ़ रहा है, कोई एक आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई एक हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी पढ़ता रहा है, ऐसा नहीं। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, तो आपके पास ये ऑप्शन होने चाहिए। तो हमें क्रॉस डिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डिबेट, रिसर्च, क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग की ओर सोचना चाहिए, तभी जाकर हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी फॉलो कर पाएँगे। फिलॉसफी में एथिक्स होता है, वो फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स में भी इन्वॉल्व है। तो इसी तरह से हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस भी बनाना चाहिए, जहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिनरी टीचिंग हो सके, रिसर्च की प्रैक्टिस हो सके और इंटीग्रेटेड तरीके से काम हो सके। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है? अगर ये होगा तो उसमें सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक सभी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो डिसिप्लिन्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, जिनके खुद के मेथड, खुद के पर्सपेक्टिव, खुद की बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन जब आप क्रॉस डिसिप्लिनरी जाते हो, तो इनके बीच में कोलैबोरेशन होती है। ठीक है? नॉलेज के ऊपर फोकस होता है, कनेक्शंस बनते हैं, डायलॉग क्रिएट होता है, एक बेहतर एजुकेशनलिस्ट, बेहतर एनवायरमेंटलिस्ट क्रिएट होता है।
ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है, इसमें एक एजुकेशनलिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने मिल के आर्टिकल लिखा है। तो जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच साथ आती है तब इनसाइट्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ आते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। आप फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ रहे हो और केवल फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ते ही रह जाओगे तो आपकी फंडामेंटल फिजिक्स कभी रियल वर्ल्ड में उतना काम नहीं करेगी जब तक आप रियल वर्ल्ड में जो दिक्कत है उसको समझ ना पाओ। तो उनको कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल फिजिक्स से बाहर निकल के जो दुनिया की रियलिटी उसमें भी जाकर इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना, उसको भी समझना पड़ेगा। तभी होकर जब कोलेब्रेशन होती है तभी आप रियल वर्ल्ड में जाके उसका प्रभाव डाल पाते हो, और इसके लिए जरूरी है क्रॉस डिसिप्लिनरी कैंपस। हमें सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस को पर फोकस ना करके मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस बनाने चाहिए, अलग अलग विभाग बनने चाहिए ताकि कोर डिसिप्लिनरी फोकस और एक्सटेंड हो सके। जैसे आईटी है, ये अपने साथ ह्यूमैनिटीज को भी स्ट्रेंथन कर रही है, सोशल साइंस पे भी काम कर रही है ताकि इंटीग्रेटेड मास्टर्स के ऊपर काम कर सके। इंजीनियर्स बन के हमारे आ रहे हैं तो उनके पास समाज की भी जानकारी हो ताकि उसके हिसाब से वो अपने अपनी जो एजुकेशन उसका सही उपयोग कर पाए। हमें यूनिवर्सिटीज के क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे ताकि बाकी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस कर सके। इतना ही नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि सिर्फ एकेडमिक कोलैबोरेशन नहीं है कि ये नहीं सब टीचर स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन भी होना चाहिए। सिंगल स्ट्रीम यानी एक ही, जैसे कोई आर्ट्स कॉलेज है, कोई साइंस का कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज है, इनको एफिशिएंट तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा ताकि बेहतर आउटपुट आ सके। जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, उसने कहा है कि 35% जो है हमारे इंस्टीट्यूशन वो सिंगल स्ट्रीम है, कई केवल बीएड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर सिर्फ बीएड ही पढ़ाई जा रही है, तो वो बाकी चीज़ें पढ़ ही नहीं सकते वहाँ के स्टूडेंट्स। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें नई मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लानी पड़ेगी, कैंपसेस को बदलना पड़ेगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो होना ही चाहिए 2030 तक। तभी जाकर हम एक कहें कि अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी कैंपस खोलें, वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तब तक हम अपनी एजुकेशन और रिसर्च को एफिशिएंट नहीं बना पाएंगे जब तक सब कुछ एक तरह से कोलैबोरेट ना कर पाए। तो हमें अगर बेहतर एफिशिएंसी चाहिए तो हमारी अपनी थॉट प्रोसेस को भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा। तो जो यूनिवर्सिटी की का फ्यूचर है, जो भविष्य की यूनिवर्सिटीज हैं, वो केवल अलग अलग डिपार्टमेंट का एक कलेक्शन नहीं होगा। देखो, यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक फिजिक्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक हिंदी डिपार्टमेंट, एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन भी होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोलैबोरेशन, डायलॉग, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होना चाहिए। जब वो होगा तभी जाकर सही आउटकम निकलेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को अलग अलग डिसिप्लिन का एक्सपोजर होना चाहिए। जब ये होगा तभी जाकर हम एनकरेज कर पाएंगे कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो इसीलिए डिसिप्लिन नॉलेज अलग अलग क्षेत्र की कोलैबोरेशन, डायलॉग या आमने सामने होना चाहिए। और एक क्रॉस डिसिप्लिनरी कोर्स भी हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक चेंजेस इन क्लास स्ट्रक्चर्स सीन इज इंडियन सिनेमा इन कोलैबोरेशन विद द इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड फिल्म स्टडीज फैकल्टी। तो ये आप इकोनॉमिक चेंजेस और क्लास स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जो आप हो सकता है इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये आप सिनेमा के डायमेंशंस को देख रहे हो, तो आर्ट्स का विभाग भी इसके अंदर आ गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आ गए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हो क्रॉस डिसिप्लिनरी कोर्सेज को। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, सेंटर्स को एडिशनल फंडिंग देकर हम खड़ा कर सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनरशिप प्रोग्राम है, यूएस में स्टार्ट किया गया। एक अच्छा एग्जांपल है कैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट किया जाए तो स्किल और इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट डेवलप होता है, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, आप और डीपर कनेक्शंस बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो क्रॉस डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन से बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को साथ ला सकते हो, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस कर सकते हो। और जब ये करोगे आप, तभी जाकर आपकी यूनिवर्सिटीज का कैंपस बेहतर हो सकेगा, तभी जाकर आप पब्लिकेशन में और आउटकम में बेहतर रिसर्च कर पाओगे, तभी आपका इकोसिस्टम बेहतर हो पाएगा। लेकिन इसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी हैं जो बहुत बड़ी होंगी, तो उस कॉस्ट इम्प्लीकेशंस को, कीमतें जो बढ़ेंगी, खर्च जो बढ़ेंगे सरकार के, इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी पब्लिक स्पेंडिंग को, हमने गवर्नेंस और रेगुलेटरी चेंजेस को समझना होगा, अमेरिकन सिस्टम को समझना होगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझना होगा, तभी जाकर हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे, तभी इन चीज़ों को हम बदल पाएंगे, तभी नया सिस्टम डेवलप हो पाएगा। तो ये बात थी क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग की क्यों ज़रूरत है, कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है, किस तरह जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने इंटीग्रेट किया है, उसी प्रकार से हम आईआईटीज़ और अपने अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनको ट्रांस डिसिप्लिन बना सकते हैं। एक पे निर्भर करना, एक ही फैकल्टी, एक ही चीज़ों के ऊपर फोकस करने से आगे बढ़ के उसे ले जा सकते हैं। ये बात होगी इंटरडिसिप्लिनरी थॉट की। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो बात करता है बीजिंग इंडिया रिपोर्ट के बारे में। बीजिंग इंडिया रिपोर्ट क्या है, पेपर 1-2 के लिहाज से, वुमेन और एनवायरमेंट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हुआ ये कि रिसेंट टाइम में पता चला है कि भारत में कई सारी बच्चियां स्कूल से इसलिए निकल जाती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन हो जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो बच्चे जो स्कूल में थे वहाँ से निकल गए, नहीं जा पाए वहाँ। खासतौर पर लड़कियां कहीं जहाँ शिफ्ट हुई वहाँ पर स्कूल नहीं जा पाए। कई जगह जो है माइग्रेशन हो गया, इसकी वजह से स्कूल छूट गया।
उन्हें माँ बाप के साथ कहीं और काम करने चले गए, माँ बाप कहीं और काम करने चले गए, बच्चे साथ चले गए, तो उनकी स्कूलिंग खत्म हो गई। 30 साल हो चुके हैं बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को, जो एक जेंडर इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया हुआ डिक्लेरेशन अनाउंस हुआ था, जहाँ 12 डायमेंशन थे, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, जिसमें देखा गया था कि दुनिया में जो जेंडर पॉलिटिक्स है, जेंडर पर्सपेक्टिव है, उसके लिहाज से पॉलिसीज को लिखा जाए, कैसे पॉलिसीज में बदलाव किए जाएं, जिसकी वजह से फिर हमारा पॉश जो हमारे एक्ट लॉन्च हुआ ताकि जो वुमेन वर्क प्लेस में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन आज भी रियलिटी एक वुमेन की फंडामेंटल राइट उसको हमने दे दी, लेकिन जो उसका लिव्ड एक्सपीरियंस है, क्या वो उस फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, वुमेन राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इसकी कुछ वजह है। एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी। महिलाओं के पास आपने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, लेकिन एक भरपूर जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है। वो क्यों देखी जाती है जेंडर इनइक्वालिटी? क्योंकि महिलाएं हर तरफ हर जगह विभाजित है। और विभाजन किस वजह से है? एक महिला कोई अर्बन सेक्टर में रह रही है, उसकी समस्या अलग है, जो रूरल में उसकी समस्या अलग है, कोई एजुकेटेड है उसके साथ समस्या अलग है। आज जब क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो क्लाइमेट की वजह से सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? महिलाओं के ऊपर पड़ता है, लेकिन हम उसको उनके लिए अलग से जेंडर अप्रोच नहीं रखते हैं। जब तक हम जेंडर और क्लाइमेट को साथ लेके नहीं आएंगे, तब तक रूरल कम्युनिटीज में खासतौर पर महिलाओं का उत्थान नहीं हो पाएगा। बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 की जो है, बीजिंग +30 रिपोर्ट इंडिया की है, वहां पर बताया गया कि जेंडर और क्लाइमेट को हमने साथ में कंसिडर नहीं किया है। जरूरत है कि अगर हम इंडिया की सस्टेनेबल रिजिलियंट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमें जो महिलाओं को और बच्चियों को, लड़कियों को, उनको आपको रिसोर्स का एक्सेस नहीं मिलता, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। वो केवल एक विभाग, एक क्षेत्र, एग्रेरियन इकोनॉमी में ही सीमित रह गई, ये भी समझना होगा। तो आपको क्लाइमेट चेंज और वुमेन इश्यूज का जो इम्पैक्ट है वो समझना पड़ेगा। कैसे मेल न्यूट्रिशन, हीट एक्सपोजर, फूड इनसिक्योरिटी, अगर पानी नहीं है तो पानी लाने महिलाएं जा रही हैं, वो पानी लाने जाएंगी तो वो उस समय में जो काम कर सकती है, चाहे शिक्षा का, चाहे अपनी स्किल बढ़ाने का, वो नहीं कर सकती। हीट स्ट्रेस में पानी लाने कौन जाएंगी? महिलाएं जाएंगी। उनकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होंगी, उनकी फंक्शनलिटी इंपैक्ट होंगी, उनकी इनकम लॉस होगा, सर्वाधिक उन्हीं का होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से 33% लॉस हुआ इनकम में, नॉन फार्म लाइवलीहुड में। उसका सबसे बड़ा दंश किसने झेला? महिलाओं ने। तो क्लाइमेट पॉलिसीज और फाइनेंसेस को हमें समझने की जरूरत है। हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। FAO और UN ने बताया है कि लगभग 6% क्लाइमेट पॉलिसीज जो हैं वो केवल महिलाओं को मेंशन करती हैं। 1% पीपल लिविंग इन पॉवर्टी को मेंशन करते हैं, और 6% ही फार्मर्स को मेंशन करते हैं। यानी आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो तो क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। आप क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करोगे, आप ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करोगे, लेकिन आप उसके लिए ना उसमें महिलाओं को स्पेस दे रहे हो, ना उसमें गरीबों को स्पेस दे रहे हो, ना आप उसमें आप गरीबी को स्पेस दे रहे हो। तो क्या किसान कहाँ जाएंगे फिर? जो आपका सिस्टम है पॉलिसी में, उसमें जब मेंशन ही नहीं उनका, तो उनके लिए आप फोकस कैसे करोगे? जो अनपेड केयर वर्क है, पानी लाने की बात हो गई, फ्यूल लगाने की बात हो गई, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि पानी कम हो रही है तो पानी लाना पड़ेगा। पानी कौन लाएंगी? महिलाएं लाएंगी। लेकिन आपने जब क्लाइमेट पॉलिसी बनाई तो क्या आपने महिलाओं को सेंटर में रखा? नहीं रखा। डेली वुमेन वर्कलोड जो है वुमेन का, वो 8 घंटे से ज्यादा है। 71% जो वो काम कर रही है वो अनपेड है, उनके लिए कोई पैसा उनको नहीं मिलता। ये आज स्टॉक की रिपोर्ट है। तो जब तक आप क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हो, तो आप वुमेन को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो कैसा आपका क्लाइमेट एक्शन है? ये क्लाइमेट जस्टिस की बात आप करते हो, कैसा जस्टिस लाएगा ये? वुमेन स्पेंड ऑन अनपेड टास्क लगभग 8 साढ़े 8 घंटे वो रोज की अपने 2050 तक अनपेड कामों में करेंगे। अगर वो काम कर रही है तो वो एक्स्ट्रा है, डबल बर्डन। भारत में 50% जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एनेमिक है, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ्स इंडिया में होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंट लैक ऑफ फूड है, क्वालिटी फूड, डाइवर्सिफाइड डाइट नहीं है उनके पास। ये फूड इनसिक्योरिटी 1.6 टाइम्स ज्यादा है जब किसी महिलाओं को एनीमिया है तो, जो फूड सिक्योर महिला के मुकाबले। इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इंटीमेट प्राइवेट पार्टनर वायलेंस सर्वाधिक है। और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, तापमान इंक्रीज होता है, घरों में दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट होती है और हिंसा भी बढ़ती है। हर डिग्री क्लाइमेट चेंज के बाद फिजिकल वायलेंस 8% बढ़ जाता है, सेक्सुअल वायलेंस 7.3% बढ़ जाता है। अभी डेटा ऐसा, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके पास, गरीब अगर आप हो तो आपके पास पंखे नहीं है, AC नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ती है, फिर घरेलू हिंसा बढ़ती है, और उसकी दंश कौन झेलती? महिलाएं। तो फिजिकल वायलेंस 8% से बढ़ता है हर डिग्री सेल्सियस राइज के बाद। सेक्सुअल वायलेंस 7.3% तक बढ़ता है। अभी डेटा है, इसको हम झुठला नहीं सकते। तो यहाँ पर आपने वुमेन को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। तो वुमेन पर क्या इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का पड़ रहा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वल्नरेबल सेक्शन के वाले पॉइंट्स में। अब जब आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, एडेप्शन मिटिगेशन दोनों में महिलाएं ही सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। उनके पास जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब उनको आप एम्पावर करोगे। उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबल नॉलेज की, उसको आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको। जो रूरल वुमेन है, इंडिजिनस वुमेन, वो क्लाइमेट
रिजिलियंट सीड्स को बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकती है, जो कि गर्मी के बढ़ने के बावजूद जो फसलें खड़ी रह सकें, लोकल क्लाइमेट को जो समझते हुए जो फसलें किसी लोकल एरिया की हैं, वो बेहतर होती है कंपेयर टू अगर आप सब जगह एक हाइब्रिड सीड लगा दें उसके मुकाबले। तो उनकी जो नॉलेज रही है सालों की, उसको आपको हार्नेस करना पड़ेगा, उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो कुछ कर पाएंगी, तभी वो वुमेन लेड इनिशिएटिव्स हम खड़े कर पाएंगे। आधी महिलाएं जो है दुनिया की, आधी जो जनसंख्या है दुनिया की महिलाओं की है, दुनिया की आधा फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी उनकी है। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपने आप अडेप्ट कर लेती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इन चीज़ों पर काम करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। पर यहाँ पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा अर्बन और रूरल के बीच में। जो अर्बन महिलाएं हैं उनके लिए समस्या ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, उनकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 3 Ms महुआ यानी फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, माओ यानी माओइज्म की वजह से, नक्सलिज्म की वजह से बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी का कंसर्न है, कोई भी इलाका हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट वाला हो, माओइज्म वाला हो, चाहे वो कोई और आतंकवाद से ग्रस्त इलाका हो, सर्व से ज़्यादा दंश कौन तो महिलाएं झेलती है। चाहे कश्मीर की बात हम क्यों ना कर लें, माइग्रेशन, लगातार माइग्रेशन होता है, शिक्षा के लिए हुआ, सेहत के लिए हुआ, पढ़ाई के लिए हुआ, या फिर डिजास्टर की वजह से हुआ। तो उनके लिए आज की समस्या सबसे बड़ी क्या है? महुआ यानी फॉरेस्ट राइट्स, उन पे जो लाइवलीहुड बेस्ड है उनके ऊपर, माओइज्म, सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया, माइग्रेशन, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, किसी भी तरह का माइग्रेशन महिलाओं को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। जो बीजिंग इंडिया रिपोर्ट है, इसने भी क्लाइमेट जेंडर कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्लाइमेट लेंस के ऊपर फोकस नहीं किया, कैसे जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए, कैसे डेवलपिंग इंडिकेटर्स डेटा जो है उसमें जेंडर, महिलाओं पर जो प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, उस पर फोकस नहीं किया गया। फ्लड्स में, अर्थक्वेक में सर्वाधिक कोई वल्नरेबल होता है तो महिलाएं होती है, पर उसके ऊपर हम फोकस करते नहीं। तो हमें ज़रूरत है कि हम क्लाइमेट बजटिंग करें, तो उसमें हम ग्रीन वॉशिंग करते हैं, महिलाओं को कंडुइट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम रिसोर्स को रिडायरेक्ट करें। तो ज़रूरी है, देखो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि हम क्लाइमेट बजटिंग जब करते हैं तो वहाँ एक तो ग्रीन वॉशिंग होती है, और दूसरा महिलाओं को आप यूज़ करते हो कि भाई किसी तरह हम रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट कर पाएँ। उसके बदले में आपको उनकी दिक्कतों को समझना होगा। डिज़ाइन इस तरह से करना पड़ेगा बजट को, ताकि जो महिलाओं की ज़रूरतें हैं उस पे भी आप फ़ोकस करें, उनके हिसाब से भी आप बजटिंग करें। जो रूरल एरिया की वुमेन है वो जब तक एम्पावर्ड नहीं होंगी, जब तक उनके पास क्लाइमेट डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी कि भाई क्लाइमेट को लेकर क्या करना है गाँव के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, तब तक वो भागीदारी नहीं कर पाएंगी, तब तक उनकी समस्याएं भी नहीं सुनी जाएंगी, तब तक उस तरह के स्टेप भी नहीं लिए जाएंगे। इसलिए क्लाइमेट सपोर्ट हब बनाने जरूरी है। वुमेन सेफ्टी सर्विसेज, अवेयरनेस, माइग्रेशन रिस्क, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल प्रोटेक्शन, इन सब के ऊपर फोकस करना जरूरी है। कम्युनिटी क्लाइमेट कंसल्टेशन करना जरूरी है ताकि महिलाएं और वुमेन की लीडरशिप उसमें हो सके। वुमेन लेड क्लाइमेट इनिशिएटिव, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होता है उसको भी आपको जेंडर लेंस से देखना पड़ेगा। जब हमले होते हैं किसी जानवर के तो महिलाएं इसकी शिकार क्यों बनती हुई वही बेचारी काम कर रही होती हैं। तो हमें और डेटा और रिसर्च की ज़रूरत है ताकि क्लाइमेट और जेंडर की इस रियलिटी को, इस नेक्सस को हम समझ सकें। जितना हम जेंडर गैप को क्लोज करेंगे एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा, 20 से 30% हमारी फार्म इनकम बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी जो अभी 100 मिलियन की है वो 150 मिलियन तक पहुंच पाएगी। अगर हम ये कर पाते हैं तभी जाकर हम अपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से ग्रास रूट पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, और वल्नरेबल वुमेन, उनकी सर्विसेज, उनको जो रिस्क है, चाहे उसमें आप यंग वुमेन की बात करो या जेरियाटिक केयर की बात करो, इन सब पर फोकस करते हुए इनकी लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, जो इनकी स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रीन फंड्स, वुमेन लेड एम्पावरमेंट, इन सब पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर कर पाएंगे। इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वुमेन को एम्पावर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जेंडर इंक्लूसिव कौन सी पॉलिसी ला सकते हो, जेंडर इंक्लूसिव कौन सी प्रैक्टिसेस अडेप्ट कर सकते हो जिससे महिलाओं को फ़ायदा भी हो, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी उनके ऊपर कम हो, और सही लेवल पे हम सोसाइटी को आगे लेके जा पाए। तो इसलिए हमें ज़रूरत है एक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप डेवलप करने का, महिलाओं, सिविल सोसाइटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में। जब हम नॉलेज शेयरिंग, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, कैपेसिटी एक्सचेंज के ऊपर फोकस करेंगे, तभी जाकर हम सही मायनों में क्लाइमेट रेजिलियंस ला पाएंगे, और केवल एक वर्ग के लिए नहीं। जब तक हम महिलाओं को फोकस में नहीं लाएंगे तब तक हम रियल टाइम्स में ये चेंज नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर और वुमेन पे फोकस करना भी जरूरी है। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।